वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 4 कंप्लीट करूँगा। इसमें यूनिट 19 आज यह चैप्टर में डिस्कस करूँगा और यह लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद ये जो विषय है BHIC 101 यह कंप्लीट हो गया है, आपका एक विषय। ठीक है, तो 19th जो चैप्टर है वह जेंडर पर्सपेक्टिव है। लिंग परिप्रेक्ष्य प्रारंभिक भारत में स्त्रियां, यह जो है इस यूनिट का, ये जो यूनिट है इसका नाम है हिंदी में, और जेंडर पर्सपेक्टिव वुमेन इन अर्ली इंडिया, यह आपकी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक में इस नाम से यह चैप्टर दिया गया है। तो अभी तक बेसिकली हमने यह देखा कि जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या दृष्टिकोण था नेचर को लेकर के। ठीक है, कि वह पर्यावरण के विषय में क्या सोच रखते थे, कितना जो है पर्यावरण को वह सहेज के रखते थे कि और पर्यावरण को किस दृष्टि से देखते थे। फिर हमने यह भी देखा कि उस समय जो है विज्ञान की जो समझ थी भारतीय संस्कृति में, प्राचीन भारत में, वह किस लेवल की थी। अब हम इस यूनिट में यह डिस्कस करने वाले हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी, और स्त्रियां ही नहीं, लिंग परिप्रेक्ष्य में जो जेंडर बेस जो पर्सपेक्टिव है उसमें भी थोड़ा सा व्यू इसमें दिया गया है। हालांकि उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब जेंडर बेस की बात की जाती है तो अलग अलग सेक्शंस हो जाते हैं। तो हम बेसिकली इसमें जो है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा जो है आपको 2 ही क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिलते हैं, और वो जो बेस होता है केवल और केवल वीमेन के ऊपर होता है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं जानकारी दे दूं कि इग्नू मेंटरशिप बैच जो है यह ऑफर के तहत, ये भी फेस्टिवल ऑफर दिवाली तक जो है 799 रुपीज़ का आप इसमें यह बैच ले सकते हैं। 26 सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट और गेस्ट पेपर आपको क्लासेस भी प्रोवाइड में करूंगा। इसके साथ साथ जो है आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए डायरेक्ट जो है हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको उससे संबंधित जो है हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी जानकारी दे दूं कि जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं IAS प्रिपरेशन के लिए, UPSC के लिए, या करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेंटरशिप बैच भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो BA इग्नू से कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है मेरे इस IAS मेंटरशिप बैच का फ़ायदा उठा सकें। तो बेसिकली यह जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बिना किसी हर्डल के आप स्मूथली इसे करना चाहते हैं BA कंप्लीट अच्छे नंबरों से, तो मेरा वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बैच जो है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि जो मानव सभ्यता है इसका जो निर्माण है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के द्वारा भी किया गया है। पुरुष अपने आप में स्त्रियों के बिना जो है अधूरे हैं। कहा जाए तो पूरी सृष्टि ही जो है यह अधूरी है। अगर हम यह बात करें कि जो भी मानव सभ्यता है उसमें पुरुष को ही जो है सबसे ऊपर रखा गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया है, स्त्रियों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। तो यह तो सामाजिक स्थिति है। हर एक, आप किसी भी जो है संस्कृति की बात करें, कहीं पर भी चले जाएं, चाहे यूरोप में चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, आपको जो है डिफरेंसेस मिलेगा। ठीक है, हालांकि सोसाइटी कहीं पर डेवलप हो गई है, कहीं पर जो है अभी भी पिछड़ी है, तो वहाँ पे फिर भी जो जितने भी डेवलप्ड है सब जगह जो है आपको आज के डेट में भी जो है भेदभाव मिलेगा। और भेदभाव केवल लिंग आधारित ही नहीं होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वह जो है जो स्टेटस के हिसाब से भी भेदभाव किया जाता है, अमीर गरीब में भी भेदभाव किया जाता है। और हमारे देश के अंदर तो दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पे तो जातिवाद भी सबके दिमाग में
जो है बहुत ही अंदर तक बैठा हुआ है, तो जाति के आधार पर भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आ, जो लिंग भेद है, ठीक है, यह कुछ हद तक यहाँ ज़्यादा है। और मैं एक इस पे यह बात भी कहना चाहूँगा कि यदि आप यह देखें, अगर हम दृष्टिकोण की बात करें, तो ब्रिटिश ने जब यहाँ पे भारत में आए, देखिए जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने जो है महिलाओं को यानी लिंग आधारित अध्ययन किए, ठीक है। तो इसमें यह देखा गया कि उनका जो भी अध्ययन था, यानी कि जो भी इवोल्यूशन उन्होंने किया था, वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। पूर्वाग्रह मतलब वो पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि हमें क्या करना है, और उनका जो दृष्टिकोण था वह यूरोप केंद्रित था। वो यूरोप के समाज से थे और वो भारतीय समाज को नहीं समझते हैं। आप अभी भी देखेंगे जो पश्चिम है, पश्चिम में परिवारवाद नहीं होता है। हमारे यहाँ जो देखेंगे भारत में, एक व्यक्ति कमाएगा और वो पूरे परिवार को मतलब 10 लोगों के खर्चे जो है, 15-15 लोगों के खर्चे जो है एक ही व्यक्ति, वो भले ही वो रिक्शा खींच रहा हो, रिक्शा पुलर हो, लेकिन वह जो है 10 लोगों का परिवार लेकर के चल रहा है, खुद अपना परिवार, अपने भाई का परिवार, फिर अपनी बहन को भी। तो इस तरह से यहाँ की जो है परिस्थिति है, यहाँ का सामाजिक स्थिति यहाँ की है। लेकिन आप देखेंगे बाहर पश्चिम, तो वहाँ पे जो है परिवार मतलब जो है हस्बैंड वाइफ एंड अपने जो बच्चे होंगे, ठीक है, इतना ही है। और तो जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको भी हॉस्टल में भेज दिया जाता है। वहाँ पे मतलब जो है लाइफ अलग ही किस्म की है, मतलब जो है बिल्कुल बच्चे भी जो है अलग रहेंगे और पेरेंट्स भी अलग रहेंगे, ठीक है। और बच्चे अलग रहे हैं, पेरेंट्स अलग हैं, बच्चों को पता चलता है कि माँ बाप भी अलग हो गए, इन्होंने उससे दूसरी शादी कर दी, और मतलब पापा किसी और से शादी कर ली है, मम्मी किसी और से शादी कर ली है। तो ये वहाँ का जो है सोसाइटी है। पहले भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन हमारा जो देश है, यहाँ का जो समाज है, ये बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। तो उन्होंने जब जो भी यहाँ पर जो दृष्टिकोण बनाए प्राचीन समय में, जो जब यहाँ पे ब्रिटिश का जो शासन था उस समय, तो उन्होंने जो भी अध्ययन किए, तो वह अध्ययन जो है पूर्वाग्रहों से ग्रसित था, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अब हम एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो है महिलाओं का बहुत सम्मान की बात की गई है, और नारी की पूजा की गई है, शक्ति, नारी को जो है शक्ति का रूप बोला गया है, ठीक है। बहुत कई किस्म की जो है आप सभी जानते हैं कि जो है देवी के जैसे जो है उनका स्थान रखा गया है। आज भी देखें तो नवरात्रि होती है तो कंचकाओं का पूजन किया जाता है। एक तो ये तस्वीर है अपने भारत की। दूसरी तस्वीर यह है कि देखिए सती प्रथा होती थी, पर्दा प्रथा थी, ठीक है, और बहु विवाह मतलब एक व्यक्ति जो है कई स्त्रियों से विवाह करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़, मतलब विधवा होती थी स्त्रियां, तो फिर उनका जो है किसी से मतलब विवाह नहीं होने दिया जाता था, और इस तरह की कई सारी जो है कुरीतियां हमारे भारत देश में दिखती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसका सोचने का लेवल या जो शिक्षित नहीं है, वह एक शब्द इस्तेमाल करेगा कि यह भारत जो है पाखंड है, यहाँ पे पाखंडियों का यह देश है, ठीक है। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप विश्लेषण करेंगे। अभी प्रश्न बनता है इस तरह से कि भारत में स्त्रियों की स्थिति पर आलोचनात्मक विवरण दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपको आलोचना करनी है, तो आपको भारत की वो तस्वीर दिखानी जो जिसमें कमियां हैं। लेकिन आपको अगर अच्छी चीज पूछेगा तो आपको अच्छी चीज भी बतानी है। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देखिए हमारे देश में नियम है, आज भी कानून है, लॉ है, लेकिन क्या लोग उस लॉ के हिसाब से चलते हैं? नहीं चलते। अभी आप देखेंगे कि लॉ बना हुआ है कि जो है चलते समय कूड़ा नहीं फेंकना है, चलते समय पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पीना है, आपको जो है पीटिंग यानी थूकना नहीं है। लेकिन क्या लोग मानते हैं? वहाँ पे फाइन लगाया गवर्नमेंट ने कि नहीं, अब जो है जो रेलवे डिपार्टमेंट में जो भी थूकता हुआ पकड़ा गया कहीं पर भी कंपार्टमेंट में, तो उसको जो है फाइन भरना होगा। तब लोगों ने जो है थूकना छोड़ा। नहीं तो ट्रेनों में लोग जो है पान खा करके वहाँ पे जो है पिचकारी मारते थे। तो इसी तरह जो धर्म में जो भी चीज़ें बताई जाती है, जो भी शिक्षा दी जाती है, इंसान की प्रवृत्ति है कि शिक्षाओं को सुन तो लेते हैं हम, अपनी जो किताबें हैं अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम उसको बिल्कुल मान लेते हैं?
इंसान की प्रवृत्ति है। अच्छी चीज़ें हम सुनते हैं लेकिन हम जो है मानते कम है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि हम जो धार्मिक ग्रंथों में कुछ चीज़ें बातें अच्छी बताई गई, लेकिन समाज में क्या उसे एक्सेप्ट किया गया, दिखावे के लिए एक्सेप्ट किया गया हो, चाहे कुछ लोग सही में एक्सेप्ट किए हों, कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया हो। भाई करोड़ों लोगों का जो है देश है, तो इसमें जो है लाखों लोग अगर ऐसे निकल जाए कि एक गांव में एक भी स्त्री जो है सती हो जाती थी या 10 स्त्रियां सती हो जाती थी, 10,000 लोगों का मतलब जो है एक एरिया मान लीजिए, एक पूरा यूपी में मान लीजिए कि 1 लाख लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ 1,000 घटनाएं भी हो गई तो पूरे यूपी को बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है सती प्रथा होती थी। उत्तर प्रदेश, इसी तरह दिल्ली देखिए, अगर यहाँ पे जो है शहर है, यहाँ पे अगर 1 करोड़ लोग हैं, इसमें से अगर जो है 1,000 इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो पूरे जो है 1 करोड़ के ऊपर तो ये ठपका लगेगा, स्टाम्प मार दिया जाएगा कि हाँ ये दिल्ली जो है ऐसी है। तो यही पर्सपेक्टिव जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पोजीशन ऑफ वीमेन, ये आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में क्या पोजीशन था, हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है, ठीक है। तो यह भी एक आयाम यह है कि प्राचीन भारत में हमें जो है इतने सारे संदर्भ मिलते हैं, वेद पुराण महाभारत, ठीक है, और भी साहित्यिक अप्रोच हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं यह दिखाती हैं कि जो है स्त्रियों का स्टेटस जो है काफ़ी सम्मानजनक था, वे शिक्षित हुआ करती थी, ठीक है। उनको जो है बिल्कुल उनको जो है अर्धांगिनी के रूप में माना जाता था, सहपाठी, मतलब जो कहते हैं ना कि बिल्कुल वीमेन, मैन और वीमेन बराबर है। लेकिन देखिए नेचर ने भी डिफरेंस किया है, हर किसी का अपना अपना रोल है, पुरुष का अपना रोल है, स्त्री का अपना रोल है, ठीक है। अब यह बात आती है कि क्या शुरू से ही जो है, जैसे कि हमें देखते हैं खानाबदोश जब व्यक्ति थे, जंगलों में रहते थे, तो ये एक इतिहास जब इतिहास का लेखन जब शुरू होता है तो उसमें बोला जाता है कि शिकारी और संग्रहकर्ता, शिकारी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि शिकार वाला जो काम है वह पुरुषों का है, ठीक है। सामाजिक लेवल पर जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ, शिकारी वाला जो काम है वह पुरुषों का है, और संग्रहण वाला जो काम करते थे वो स्त्रियां ज़्यादा करती थी, जैसे फल फ्रूट जो इकट्ठे कर लिए इस तरह से। तो जबकि ये देखा गया है कि जो शिकार, जो उस समय भी जो भोजन की व्यवस्था थी जो ग्रहण कर लोग करते थे, तो उनका जो खान पान था वो 35% जो है शिकारी, जो मांसाहारी जो है वो होते थे, शिकार पे जो जीवन यापन होता था, बाकी जो है अधिकतम पोर्शन जो है वह संग्रह करता, तो उसमें स्त्रियों का अधिक रोल होता था। लेकिन ये इस पे ज़्यादा फोर्स किया गया, जो कि पुरुष वाला जो कार्य था उसको ज़्यादा तरजीह दी गई, आज भी दिया जाता है, ठीक है। तो यह आप समझिए, मैंने प्रश्न जो क्लास नोट्स है उसमें बिल्कुल डिटेल में ये चीज़ें डाल दी हैं, आप उसे पढ़ेंगे बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई सारी भूमिकाएं मिली है महिलाओं को, ठीक है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी मिले हैं, जैसे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को अपने समाज में, सामाजिक मानदंड रीति रिवाज के हिसाब से उनकी स्वतंत्रता पर जो है थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और जैसे जैसे पुराने समय में हम देखते हैं जो है घरों में ही रहना है, पर्दा घूंघट करना है, एकांत में रखना है, एकांतवास की जो प्रथा भी देखी गई, ठीक है, जिससे कि महिलाओं का जीवन जो है काफ़ी प्रभावित हुआ। और उत्तर भारत में यह चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली, सती प्रथा भी थी जो मैंने अभी सब बताया है। तो यह कुछ चैलेंजेस थे, ठीक है। तो हमारे भारत में जो समाज है उसमें स्त्रियों की जो पिक्चर हमारे सामने आता है वो दोनों तरह का है, ठीक है। तो हमें जो है धर्म में क्या क्या बोला गया है और क्या उसे समाज में पूरी तरह से लागू लोगों ने अपनाया, या समाज जो है कुरीतियों के पीछे चला गया, तो ये आप जो है इसका विश्लेषण कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने प्रश्न में जो प्रश्नों का जो उत्तर है पाठांत में वो मैंने डाल दिया है और गेस्ट पेपर में मैं डालूंगा। अब ये एक प्रश्न उठता है कि जेंडर बेसिस पे जो स्टडीज़ होती है क्या ये ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं? बिल्कुल, जेंडर स्टडीज़ जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें कई प्रकार की जानकारी देता है, ठीक है। और जैसे कि कई सामाजिक जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, किसका क्या स्टेटस है इसके बारे में हमें जानकारी देता है, लैंगिक आधार पर जो असमानता है, भेदभाव है और किस तरह के जो सामाजिक न्याय है और कई सारे मुद्दों के बारे में हमें जानकारी देता है।
ठीक है, पुरुषत्व हो या स्त्रीत्व हो, ठीक है, और रूढ़िवादी जो विचारधारा है, ठीक है, पुरानी विचारधारा हो, उनको चुनौती देने की बात हो या उनको खंडन करने की बात हो, ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ है भारत में या इतिहास में, उसकी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब जो है आप समझिए कि जो है लिंग आधारित अध्ययन जो है प्राचीन भारत में भी कई तरीके से हमारे सामने जो साक्ष्यों के आधार पर, अभी साक्ष्य क्या क्या है, जैसे कि कुछ है हमारे सामने कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि वेद पुराण हो गए, ठीक है, तो उसमें से भी हमें जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुछ हमें उत्खनन हमें से उत्खनन से हमें जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उससे बारे में हमको जो है इनपुट्स प्राप्त होते हैं। कुछ लेखक या कुछ यात्री जो है विदेशों से यहाँ पे आए, उन्होंने भी सामाजिक स्थिति के बारे में बातें की हैं, बताया है, उनसे भी हमें जो है जानकारी प्राप्त। तो जो सोर्सेस है ना, ये हमें जो हम बात कर रहे हैं जो स्त्रियों का जो स्थिति थी भारत में, उसके सोर्सेस क्या हैं, तो उसके सोर्सेस वही सब हैं जो इतिहास के लिए जो सोर्सेस हम काउंट करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। और यह जो चैप्टर है इसमें यह 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक भारत में लिंग को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या क्या है, तो इसका आंसर मैंने ये क्लास नोट में इंक्लूड कर दिया गया है, बहुत इजी आंसर है, आप पढ़ेंगे एक बार में समझ आएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा महिलाओं पर किए गए अध्ययनों में क्या परिणाम थे, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप जब भी क्लास नोट्स में जो आंसर है बिल्कुल इजी तरीके से दिया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। अभी मैंने जो बताया है इसी को थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। प्रारंभिक भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी है, ये है, तो ये मैंने अच्छे से बता दिया है आपको। और जो भी मैंने डिस्कस किया है उसको काफ़ी एलोबरेट तरीके से जो है इस क्लास नोट्स में मैंने इसको प्रोवाइड किया है। और लिंग अध्ययन का महत्व क्या है, इसका आंसर भी आप चाहे तो दे सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से। और जो स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा है उन्हें ये क्लास नोट्स जो है मैं आज शाम तक भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।